Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine. Students, क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर थर्ड एंड दैट इज़ एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक ऐसे एम्पायर के बारे में हम रीड कर रहे हैं, रोमन एम्पायर के बारे में, जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यानी कि 3 साम्राज्यों में फैला हुआ जो एम्पायर था वो कौन सा था? रोमन एम्पायर। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इस चैप्टर से कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। सबसे पहले तो एक ये इतना विशाल एम्पायर था, एक इतना कह सकते हैं फैला हुआ एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में हम देख सकते हैं कि ये फैला हुआ था। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेज, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें बताते हैं इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में। देयर इज ए रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज टू स्टडी रोमन हिस्ट्री लाइक टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी हिस्ट्री में सोर्सेज होते हैं उसमें हमारे टेक्स्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स इट मीन्स जो भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद फर्स्ट इसमें हम रीड करेंगे अबाउट द आर्कियोलॉजिकल। देखो इसमें एम्फी थिएटर था, एम्फोर थे, कोलेजियम थे, इनके स्टेटस थे और एक्वेडक्ट्स थे। ये आर्कोलॉजिकल, ये ऐसी पुरातत्व की जो चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे कि एम्फोर थे। एम्फोर इसमें क्या थे कि उसमें लिक्विड जो मटेरियल लेके जाया जाता था। एम्फी थिएटर क्या था? जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ सकते थे। कोलेजियम क्या था? कोलेजियम जहाँ पर कह सकते हैं इनकी लड़ाई वगैरह करवाने का जो एक बहुत बड़ा स्थान होता था। स्टैचूज़ जो हमें मिले हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। उसके बाद लिटरेरी अगर हम बात करें तो रिटर्न में हमें क्या क्या एविडेंस मिलते हैं जो हमें रोमन एम्पायर के बारे में बताते हैं। हिस्टोरियंस रिटर्न बाय कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स। जो समकालीन हिस्टोरियंस थे, यानी कि जो रोमन एम्पायर के समकालीन थे उस टाइम पीरियड के दौरान जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं रिटर्न में, वो सारे के सारे हमें बताते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। उसके बाद हम बात करें हैं एरियल फोटोग्राफ्स। ऐसे फोटोग्राफ्स भी हमें मिले हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली इंस्क्रिप्शन एंड पेपरी। इंस्क्रिप्शंस वर यूजुअली कर्टन स्टोन, सो ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वाइव इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन। देखो जितने भी हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं जो किसी कठोर सतह के ऊपर लिखे जाते हैं या फिर उनको बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो एविडेंस हैं वो हमें बताते हैं, चाहे वो किसी स्टोन को कट करके बनाए गए हैं, किसी पत्थर के ऊपर लिखे गए हैं, किसी स्तंभ के, किसी पिलर के ऊपर लिखे गए हैं। तो ये सारे एविडेंस हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए हों या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हों। तो सोर्स से अगर हम बात करें तो मेनली जो सोर्स हमें अवेलेबल हैं रोमन एम्पायर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, टेक्स्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और मटेरियल रिमेन्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी सोर्स हिस्ट्री में। उसके बाद हम बात करते हैं पेपरस की। पेपरस क्या था कि पेपरस वॉज ए रीड लाइक प्लांट दैट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नील इन इजिप्ट। इजिप्ट जो मिस्र जिसको हम प्रेजेंट में कहते हैं, उसके पास जो नील नदी के किनारे पर एक कह सकते हैं कि रीड लाइक एक प्लांट था जिसको पेपरस बोलते थे, एंड वॉज प्रोसीडेड टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल दैट वॉज वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। और जिसके राइटिंग करने के लिए, लिखाई के लिए उनके जो पत्ते थे उनको यूज़ किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पेपरस। अब बहुत सारे ऐसे लेटर्स भी हमें मिले हैं, अकाउंट्स भी मिले हैं, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो कि पेपरस के ऊपर लिखे गए थे, एंड हैज़ बी पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स हु आर कॉल्ड पेपरोलॉजिस्ट। अब देखो पेपरस के पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखने का जो काम था वो जब हिस्टोरियन ने पब्लिश किया तो उनको नाम दे दिया गया था पेपरोलॉजिस्ट। अब इसी में मैंने आपको बताया कि नील नदी के आसपास, उसके किनारे के आसपास मिस्र में जो पेपरस का पेड़ था वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखने के लिए उसके जो पत्ते वगैरह थे उनको यूज़ किया जाता था रोमन एम्पायर में। तो ये सारे क्या है, रोमन एम्पायर के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि रोमन एम्पायर के बारे में हमें पूरी की पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे रोमन एम्पायर के बारे में, तो थोड़ा सा डिस्कस हम इसमें करते हैं कि रोमन एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी, जो उसकी सीमाएं थी, वो कहाँ तक विस्तारित थी, कहाँ तक वो फैली हुई थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज़ को। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि बाउंड्रीज कौन कौन सी फैली हुई थी रोमन एम्पायर की। द एंशिएंट रोमन एम्पायर वॉज विद स्प्रेड अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स नेमली यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका।
3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, एंड दैट इज कौन सा एम्पायर था? रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर की अगर बात करें तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। नॉर्थ में अगर इसकी बात करें, द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वाज फॉर्म्ड बाय 2 ग्रेट रिवर्स। तो जो इसकी नॉर्थ में जो इसकी बाउंड्रीज थी वो कौन सी 2 रिवर्स, 2 महान नदियों के द्वारा फॉर्म होती थी, एंड दैट इज राइन एंड डैन्यूब। राइन और डैन्यूब नदी के द्वारा नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्रीज थी वो फॉर्म होती थी। टू द साउथ की अगर हम बात करें, द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कोल्ड सहारा। देखो इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक विशाल साम्राज्य था जिसमें नॉर्थ की साइड 2 नदियां बह रही हैं जो इसकी बाउंड्रीज को फॉर्म करती हैं, एंड दैट इज राइन एंड डैन्यूब। उसके बाद अगर साउथ की बात हम करें तो साउथ में सहारा जो डेजर्ट है जो कि कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है उसके साथ साथ इसकी जो सीमाएं थी वो विस्तारित थी। उसके बाद बात करते हैं हम ईस्ट में। टू द ईस्ट रिवर फ्रात्स एंड टू द वेस्ट अटलांटिक ओशन। ईस्ट में अगर हम बात करें तो फरात रिवर, और वेस्ट जो अटलांटिक ओशन है उसका जो वेस्ट पार्ट है वो इसके साथ टच होता हुआ है। दिस वास्ट स्टेट टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर, दैट इज वाई रोमन एम्पायर इज कॉल्ड एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। और यही एक रीज़न है कि जब ये चारों तरफ से इस रोमन एम्पायर को हम देख सकते हैं कि कहीं डेजर्ट लग रहा है किसी कॉन्टिनेंट में, किसी में जो मेन जो ग्रेट रिवर्स हैं वो इसकी सीमाओं को फॉर्म करती हैं, तो यही एक रीज़न था। दैट इज़ वाई रोमन एम्पायर इज कॉल्ड, इसलिए इसको कहा जाता है एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ एक ऐसा साम्राज्य है जिसको क्या बोलते हैं? रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर के बारे में बात करें तो मेडिटेरियन सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर। जो रोम एम्पायर था उसमें अगर हम बात करें कि उसके हार्ट के बारे में बात करें तो बीच में मेडिटेरियन सी भी इसके साथ लगता था, जिसको क्या कहा जाता था? द हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर। तो इस प्रकार से हमने बाउंड्रीज की बात की रोमन एम्पायर की। तो इसकी जो बाउंड्रीज रोमन एम्पायर की फैली हुई थी वो एक बहुत ही विशाल 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई थी, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों ही कॉन्टिनेंट्स आते हैं। जिसमें नॉर्थ में बाउंड्रीज की फॉर्म हो रही है ग्रेट रिवर्स, कौन कौन सी है? राइन एंड डैन्यूब। साउथ में इसके विशाल डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। साथ में ईस्ट में रिवर फ्रात रिवर, जिसको कि हमने प्रीवियस उसमें रीड किया था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में फ्रात और दजला जो रिवर्स थे, टिग्रिस रिवर थी, वो बहती थी, तो वही साथ इसके टच हो रही थी। साथ में जो अटलांटिक ओशन है उसका वेस्ट जो पार्ट है। उसके बाद इतना विशाल टेरिटरी था रोमन एम्पायर, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। मेडिटेरियन सी इसके बीच में, इसका हार्ट कहा गया था रोमन एम्पायर का। उसके बाद इसमें हम बात कर रहे थे बाउंड्रीज की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिवीज़न की। डिवीज़न ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर का जो डिवीज़न था वो किस प्रकार से किया गया था। द रोमन एम्पायर वॉज कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 फेजेस। देखो सबसे पहले रोमन एम्पायर के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अर्ली रोमन एम्पायर एंड सेकेंड इज लेट रोमन एम्पायर, डिवाइडेड बाय द 3rd century एज ए शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल वाटरशेड बिटवीन दैम। अब देखो इसके जो 2 फेजेस तैयार किए गए हैं, 2 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है हिस्टोरियन के द्वारा। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहला अर्ली यानी कि इसकी स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, और इसका लेटर इसका जो बाद का टाइम पीरियड था। उन्हीं 2 फेजेस में इसको बांटा गया है। रोमन एम्पायर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इन अदर वर्ड्स द वोल पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रोमन एम्पायर टू द मेन पार्ट ऑफ द 3rd century कैन बी कॉल्ड द अर्ली एम्पायर, एंड द पीरियड फ्रॉम द 3rd century टू द एंड कॉल्ड द लेटर एम्पायर और लेट एंटिक्विटी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो रोमन एम्पायर था उसके 2 फेजेस माने हैं हिस्टोरियन ने। फर्स्ट इसका जो टाइम पीरियड था बिगनिंग का, बिगनिंग यानी कि रोमन एम्पायर के जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था उसको यानी कि 3rd century के आसपास का, उसको बोल दिया गया है अर्ली एम्पायर। और उसके बाद द पीरियड फ्रॉम द 3rd century, उसके बाद का 3rd century इसके बाद का टू द एंड और लास्ट यानी कि इसके डिक्लाइन होने तक का जो टाइम पीरियड था उसको बोल दिया गया है लेट एम्पायर और लेट एंटिक्विटी। इस प्रकार से रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट एम्पायर। इसी प्रकार से हम थोड़ी सी इसमें स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अर्ली एम्पायर के बारे में कि किस प्रकार से रोमन एम्पायर में जो अर्ली एम्पायर था
उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार का था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे द अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आर्मी, सीनेट, एरिस्टोक्रेसी, एम्परर और उसके बाद रिपब्लिकन, प्रोविंसन, टेरिटरीज और टैक्सेशन। इसमें ये सारे के सारे डिवाइड किए गए थे कि आर्मी को रखा गया था, सीनेट थी, सीनेट जो एम्परर की हेल्प करती थी, एरिस्टोक्रेसी में इसमें कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान वगैरह थे, उनको रखा गया था। एम्परर इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आता था। प्रोविंशियल टेरिटरीज थे कुछ इनके, जिनको कि ऐसे राज्य भी थे जो कि अपने अलग रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद बात करें लैंग्वेजेस की, तो मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन की जाती थी इस एम्पायर में। और ऑफिशियली अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन सी लैंग्वेज थी, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज थी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो रोमन एम्पायर के बारे में आज हमने बात की कि इसकी बाउंड्रीज किस प्रकार के सोर्सेज हमें मिलते हैं इसमें, और किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो रोमन एम्पायर था वो किस प्रकार की बाउंड्रीज थी, किस प्रकार से फैला हुआ था और किस फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर जो रोमन एम्पायर से रिलेटेड है आप अच्छे से उसको रीड करेंगे, अच्छे से आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू